हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहला जो सेक्शन हमारे पास आएगा दैट इज़ सेक्शन 22 बेसिस ऑफ चार्ज की बात करता है। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब कंडीशंस क्या हैं। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे और उस पर टैक्स देंगे तो उससे पहले हमें बेसिस जाना होगा, उसका मतलब कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आप एक ऑनर होने चाहिए हाउस प्रॉपर्टी के। सेकंड, टैक्सेबिलिटी किस पर लगाई जाएगी? एनुअल वैल्यू पर लगाई जाएगी। ठीक है, अब ये जो एनुअल वैल्यू है उसको निकालने का जो तरीका है वो आगे आने वाले सेक्शंस में बात की गई है इसके बारे में, वो अभी हम जानेंगे। तो दो चीज़ें, एक तो ऑनर होने चाहिए, दूसरा जो टैक्स लगेगा वो एनुअल वैल्यू पर लगेगा, ना कि जो आप एक्चुअल रेंट रिसीव कर रहे हैं वो भी इस कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा, उसे हम देखेंगे। लेकिन जो हमें इनकम टैक्स में हम बात करते हैं, हम एनुअल वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अभी हमने यहाँ एनुअल वर्ड यूज़ किया है। एनुअल का मतलब जो आपको रेकरिंग नेचर, हर साल इनकम हो रही होगी। तो हाउस प्रॉपर्टी की हमने हर साल की इनकम निकालना है। अब अगर हम इस हाउस प्रॉपर्टी को बेच ही दें, ठीक है, सेल कर देते हैं, तो यहाँ पर वो एनुअल नहीं है, एक तो पहली बात। सेकंड, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी को की सेल करते हैं तब हमें या कोई लॉस होता है या कोई गेन होता है, वो कैपिटल नेचर का होता है। तब जब भी ऐसी कोई कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा तो वो हमने चैप्टर दूसरा जो कि कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड है उसमें डिस्कशन करेंगे। ये यहाँ पर एनुअल वैल्यू मतलब जो रेंट आपको रिसीव हो रहा है उसको, उसकी जो इनकम आती है उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में बात की गई है। अब आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। अभी हमने बोला कि आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो भी आप उसके क्या होने चाहिए? ऑनर होने चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी का मीनिंग समझते हैं पहले। देखिए, प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयर टू, मतलब उसके साथ कोई भी अगर लैंड अटैच है बिल्डिंग के साथ तब वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन ये हाउस प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ नहीं होनी चाहिए? आपके बिजनेस में यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अगर तो सिर्फ लैंड है, बिल्डिंग है ही नहीं उसके ऊपर, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन यहाँ नहीं होगी। जो लैंड से अगर कोई भी आपको रेंट आ रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब बिल्डिंग होना ज़रूरी है। दूसरा, सब लेटिंग कर देते हैं, आप खुद ही एक टेनेंट हैं और आगे आपने फिर से अपने जो किसी जो भी आपने हाउस प्रॉपर्टी को वो रेंट पर लिया हुआ है उसमें से कुछ पोर्शन आप आगे सब लेट कर देते हैं। तो सब लेटिंग की इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, क्योंकि बेसिस ऑफ चार्ज में अभी हमने पढ़ा कि आप ओनर होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर ओनर की कंडीशन ही नहीं है। दूसरा है सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की अभी हमने बात की। जब भी कैपिटल गेन या लॉस होगा तो हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो ये था प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन में क्या क्या कवर हो जाएगा। अब हम देखेंगे ऑनरशिप। अब हम बात करेंगे ऑनरशिप की। ऑनरशिप में देखिए क्या है कि फ्री होल्ड या लीज होल्ड लैंड है, बिल्डिंग है, तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनरशिप अगर आपके पास है तो टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा है लैंड की ओनरशिप ज़रूरी नहीं है। बिल्डिंग की ओनरशिप आपके पास है, लाइक फ्लैट के केस में, तब भी आप उसके ऑनर हैं और इसमें आपकी जो कंडीशन है ऑनरशिप की वो कंप्लीट होती है। डीम्ड ऑनरशिप अंडर 27 सेक्शन 27 में जाकर पढ़ेंगे। जब आपको डीम्ड ऑनर मान लिया जाता है तब भी आपके हाथ में टैक्सेबिलिटी अराइज होगी एज ए ऑनर। उसके बाद डिस्प्यूटेड केस है, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि किसके हाथ में अब फ़िलहाल के लिए टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। बाद में जो केस का जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके बेस पर फिर जो भी रिफंड बनता होगा या पेमेंट बनती होगी वो हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड नॉट नेसेसरी। रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवाया लेकिन पोजेशन आपको मिल चुका है, पेमेंट आप कर चुके हैं, तब भी ओनरशिप की जो कंडीशन है वो कंप्लीट है। मतलब आप जो बेसिस ऑफ चार्ज का वन ऑफ द कंडीशन है वो कंप्लीट मानी जाएगी। सेकेंड, अब बात करते हैं यूसेज की। मतलब अभी हमने बात की कि हाउस प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ कहीं भी हो रहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपने उसे अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ ना किया हो तभी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी। अदरवाइज़ अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में अपनी बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं फिर कोई इनकम होती है
तब आपने उसे बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानकर ट्रीट कर लेना है, ना कि हाउस प्रॉपर्टी की। तो जैसे ही बिजनेस के एक्सपेंडिचर माइनस होते हैं उसी तरीके से वहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन अभी हमने यहाँ देखना है कि अगर खुद का बिजनेस में ही प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है तब हमने उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं लेना। अदरवाइज़ कोई भी यूज़ हो प्रॉपर्टी का, आपका हाउस प्रॉपर्टी का, तब वो इस सेक्शन में कवर हो जाएगा, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली, प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, ऑनरशिप कैसी होनी चाहिए और उसका यूज़ कहाँ होना चाहिए। अब हमने जो दूसरी कंडीशन बेसिस ऑफ चार्ज में पढ़ा था कि हम एनुअल वैल्यू लेंगे, तो सबसे पहले एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये देखना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन में जो फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, वो आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले तो हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद हमने इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस जो भी पेड किए होंगे ड्यूरिंग द ईयर वो माइनस कर देने हैं। देन नेट वैल्यू आ जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। उसमें से हमने अंडर सेक्शन 24 की जो भी डिडक्शंस हमें दी गई हैं, लाइक 24A में 30% ऑफ NAV नेट वैल्यू का डिडक्शन दिया गया है। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ बात की थी हम एनुअल वैल्यू पे टैक्सेबिलिटी करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से अगर कोई भी टैक्सेस पे किए होंगे वो माइनस हो जाएंगे। देन आ जाएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से सेक्शन 24 की जो भी डिडक्शन होंगी 24A और 24B की, वो माइनस हो जाएंगे। अब 24A में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है किसकी, NAV जो नेट एनुअल वैल्यू आया है उसका 30% निकालकर 24A में डिडक्शन मिल जाएगी। इसी तरह से 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर डिडक्शन है। ये अभी हम अगले आने वाले सेक्शंस में कवर कर लेंगे। ये जब हम दोनों चीज़ों डिडक्शन जो 24 के माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है एनुअल वैल्यू जो कि टैक्सेबल है, ठीक है, अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। अब हम जो सबसे पहले देखेंगे, पहला ही हमारे पास क्या आना चाहिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो इसके निकालने के लिए आगे हम पढ़ते हैं। तो देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। फर्स्ट है एक्सपेक्टेड रेंट एंड दूसरा है एक्चुअल रेंट रिसीव। इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगी। अब इसे स्टेप वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है। एक्सपेक्टेड रेंट वो रेंट है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उसको भी निकालने का तरीका बताया गया है। यहाँ पर हमने क्या लेना है, एक तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन, सेकंड फेयर रेंट और एक चाहिए हमें क्या, स्टैंडर्ड रेंट। तो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, जो कि म्युनिसिपैलिटी डिसाइड करती है एनुअल वैल्यू। फेयर रेंट क्या होगा, जो आपकी सिमिलर लोकेलिटी में सेम टाइप की प्रॉपर्टी का रेंट क्या रिसीव होता। और स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, जो कंट्रोल एक्ट में डिसाइड किया होगा, मैक्सिमम रेंट होता है जो इससे ऊपर आप रिसीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट में से जो भी हायर होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा, लेकिन उसे हमने क्या कर देना है, रिस्ट्रिक्ट कर देना है। किस अमाउंट तक, स्टैंडर्ड रेंट तक रिस्ट्रिक्शन लगा देनी है। लाइक अगर इन दोनों में से हायर वैल्यू 50,000 आ जाती है, ठीक है, और स्टैंडर्ड रेंट है हमारा 40,000, तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। तो 40,000 क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेड रेंट। इसी तरह से अगर उल्टा होता, मतलब जो ये हायर फिगर आई म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से वो है 40,000, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट कितना है 50,000, तो जो हमारी एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी 40,000। मतलब लोअर है तो ठीक है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर जाती है तो हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कहाँ तक करना है, स्टैंडर्ड रेंट तक कर देना है। तो देखिए नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 65,000, फेयर रेंट है 65,000, स्टैंडर्ड रेंट है 58,000। तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट में से विच एवर इज हायर, दोनों सेम है तो 65,000, और इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कहाँ तक कर देना है, स्टैंडर्ड रेंट तक, और स्टैंडर्ड रेंट हमारा 58,000 है। तो हमने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है, एक्सपेक्टेड रेंट लेना है, वो कितना होना चाहिए 58,000। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है एक्चुअल रेंट रिसीव। एक्चुअल रेंट रिसीव देखिए क्या होता है, रेंट रिसीवेबल मतलब जितने टाइम के लिए आपकी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट रही होगी तो मतलब रिसीवेबल बन जाएगा, चाहे आपको रेंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ, अभी ये फिलहाल के लिए मैटर नहीं करा। लेकिन इसमें से जो भी अनरियलाइज्ड रेंट होगा, मतलब जो आपको रिसीव नहीं हो पाया, उसे हमने क्या कर देना है, माइनस। तो फर्स्ट जो फिगर है रेंट रिसीवेबल, जितने पीरियड के लिए लेट आउट रहा और जितने रेंट पर आपने उसको लेट आउट किया उसको हमने देख लेना है। लाइक 5,000 था, 9 मंथ के लिए लेट आउट रहा,
तो 9 मंथ से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 45,000। इसमें से अनरियलाइज रेंट है, मतलब जो रेंट आपको रिसीव ही नहीं हुआ, मान लीजिए कि 1 महीने का इसमें से रिसीव नहीं हो पाया तो 8 मंथ का ही रिसीव हुआ, तो 40,000 हमने ले लेना है क्या, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब इस जो अनरियलाइज रेंट को हमने माइनस किया है, इसको हमने देखना है कि क्या 4 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो देखिए 4 कंडीशन वो कौन सी हैं, वो हैं टेनेंसी इज़ अ बोनाफाइड, कि जो टेनेंसी है वो क्या होनी चाहिए, बोनाफाइड होनी चाहिए। दूसरा है टेनेंट हैज़ वेकेंट और कंपेल टू वेकेट, देखिए या तो उसने खाली कर दिया हो आपका मकान, दूसरा क्या है कि आपने उसके कंपेल भी कर चुके हैं कि वेकेशन कर दी जाए। थर्ड है टेनेंट इज़ नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ असेसी, कोई और प्रॉपर्टी असेसी की टेनेंट के हाथ में नहीं है, उसके पोजेशन में नहीं है। और जो लीगल प्रोसीडिंग है कि रिकवरी के लिए, जो आपको रेंट नहीं मिल रहा उसकी रिकवरी के लिए आपने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी हैं, तब भी ये माना जाएगा कि ये कंडीशन फुलफिल हैं, मतलब अनरियलाइज रेंट को हम माइनस कर सकते हैं ये 4 कंडीशन पूरे होने पर। अब ये तो होगी अनरियलाइज रेंट और एक्चुअल रेंट की बात। तो अब हम दोनों चीज़ें देख चुके हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और तो अब हम देख चुके हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या है और एक्चुअल रेंट रिसीव क्या है। तो इन दोनों को लेकर हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव में से जो हायर होगा वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगी। अभी जो हमने बात की है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू की बात की है, वो 2 केसेस को कवर करेगा। एक तो हो सकता है ना कि आपने खुद ही सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हो अपने हाउस को, अनऑक्यूपाइड भी रह सकता है या फिर लेट आउट भी हो सकता है, तो इन केसेस को कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है अगर आपके पास, और आप हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने 2 हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम को क्या कर सकते हैं, निल, मतलब जो उनकी एनुअल वैल्यू की अभी हमने बात की है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू की, तो उनकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है, निल। सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टी के लिए ही आपके पास ऑप्शन है। लाइक अगर आपके पास 4 प्रॉपर्टी हैं और चारों ही मान लीजिए आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड की हैं, तो आप सिर्फ ये जो क्लेम है 2 प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही कर सकते हैं। बाकी के लिए क्या ऑप्शन रहेगा वो भी हम देखते हैं। बाकी की प्रॉपर्टी को क्या मान लिया जाता है कि लेट आउट जैसे है, तो लेट आउट के केस में हमने आगे कवर करने वाले हैं कि लेट आउट के केसेस क्या क्या बनते हैं और उनकी वैल्यूएशन, जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू की वैल्यूएशन है वो कैसे होगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लेट आउट का ही देखते हैं। देखिए लेट आउट के केसेस देखते हैं हम कि अगर तो आपका हाउस फुल ईयर ही लेट आउट रहा, तो अभी हमने पढ़ा जी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का तरीका कि हायर ऑफ एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट रिसीव विच एवर इज़ हायर, यहाँ पे वही अप्लाई हो जाएगा। ऑलमोस्ट सभी केसेस में वैसा ही अप्लाई होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए फॉर द पार्ट ऑफ ईयर आपका जो हाउस है वो लेट आउट रहता है और बाकी क्या रहता है, वैकेंट। देखिए वैकेंट में मतलब ये होता है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर देने के लिए अवेलेबल है, लेकिन किसी ने उसे ऑक्यूपाइड नहीं किया। तो इन केस अगर आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है वो वैकेंट रहती है, इन केस आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वैकेंट रहती है, तो हमने क्या करना है, जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो फुल ईयर के लिए निकालना और एक्चुअल रेंट रिसीव पार्ट ईयर के लिए ही निकलेगा जितने पीरियड के लिए वो लेट आउट थी। और अगर आप देखेंगे इसे ध्यान से इस वाले कॉलम को, तो यहाँ पर चाहे आपका जो एक्चुअल रेंट रिसीव ज़्यादा है या फिर कम है, तो एक्चुअल रेंट रिसीव ही आपकी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अगर कोई और रीज़न है, वैकेंसी के अलावा कोई और रीज़न है, मान लीजिए कि पार्ट ऑफ द पीरियड के लिए लेट आउट था और आपने सोचा कि अब इसे वेकेंट करवा दिया जाए और सेल्फ ऑक्यूपाइड करना है उस हाउस को, तब उस केसेस में जो हमने पहले पढ़ा था कि एक्चुअल रेंट रिसीव और एक्सपेक्टेड में से जो भी हायर होगा हमने वो ले लेनी है वैल्यू। तो अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आ रहा है तब हम एक्सपेक्टेड रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले लेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है और पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट है, तो वहाँ पर एक्चुअल रेंट रिसीव होगी वैल्यू। लेकिन इन केस कोई और रीज़न है, लाइक सेल्फ ऑक्यूपाइड ही रीज़न है, तब हमने वही काम करना है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव विच एवर इज़ हायर। तो अभी देखिए जो नेक्स्ट सेक्शन में लिखा हुआ है पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द ईयर और बाकी पीरियड के लिए लेट आउट, अभी हमने पढ़ लिया है कि क्या कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट रिसीव विच एवर इज़ हायर आ जाएगा। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या चीज़ है, एक्सपेक्टेड रेंट फुल का होता है और एक्चुअल रेंट रिसीव क्योंकि पार्ट ऑफ द ईयर के लिए ही है, तो एक्चुअल रेंट भी जो वो निकलेगा भी कैसे, पार्ट ऑफ द ईयर के लिए ही निकल पाएगा। उसके बाद अगर
ये जो नीचे एक और पोर्शन है, इसमें क्या है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन ही ऑक्यूपाइड है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कुछ पोर्शन लेट आउट है, तो हमने जो भी एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट रिसीव है वो पार्ट उसी पीरियड उसी पोर्शन के लिए ही निकल पाएगी। तो मतलब हमने इसको प्रोपोर्शनेटली ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद डीम्ड लेट आउट, तो देखिए हमने अभी पढ़ लिया ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो उसके सेकंड स्टेप था वो था म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस कर देने हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। तो म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस आपने ईयर में पे किए होंगे ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, वो हमने क्या कर देने हैं माइनस। अब यहाँ पर पेड वर्ड लिखा हुआ है, अगर आपने पिछले 4 सालों के इकट्ठा इस प्रीवियस ईयर में पे किया है तो पूरे के पूरे माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेलेवेंट नहीं है कि वो किस ईयर से रिलेटेड थे, जस्ट आपने ये देखना है कि पेमेंट कितने की है। उसके बाद अगर कोई फॉरेन लोकल अथॉरिटी आपके ऊपर इस तरीके के टैक्सेस लगाती है तब भी क्या होगी, वो डिडक्टेबल हैं। उसके बाद बोर्न बाय टीनेंट, अगर टीनेंट ने बोर्न किए हैं ये क्या म्युनिसिपल टैक्सेस, तो हमने इसको रेंट को इंक्रीज़ करने के लिए ऐड ऑन नहीं करना है। लाइक मान लीजिए आप रेंट तो लेते थे 5000, टीनेंट ने आपको 500 का जो टैक्स था म्युनिसिपल टैक्सेस का वो खुद ही पे कर दिया, तो पेमेंट अब 500 और उसने उसके लिए तो चार्जेस कितने हो गए 5500। तो हमने जो रेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए वो हमने 5000 ही लेनी है, ना कि 500, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि कोई भी अगर टैक्सेस बोर्न बाय टेनेंट है नॉट टू बी एडेड इन रेंट में हम ऐड करेंगे नहीं। उसके बाद डिडक्शन, जो अभी हमने पढ़ा था 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है नेट एनुअल वैल्यू में से। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस पे करने के बाद हमारे पास आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से सबसे पहले जो डिडक्शन है वो है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो इसमें से जब हमने 30% माइनस कर दिया नेट एनुअल वैल्यू का, इसके अलावा हमें कोई भी एक्सपेंडिचर जो अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किया है वो डिडक्शन उसकी नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई छोटी मोटी रिपेयर की है या हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी और टैक्सेस पे किए हों, ठीक है, उन सब की डिडक्शन फिर हमें नहीं मिलेगी। तो सिर्फ हमने 30% डिडक्शन हम ले सकते हैं। इसके बाद आएगा इंटरेस्ट का, वो भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन केस यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन।